नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी की घटना चक्र, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की घटना चक्र। और ये इस सीरीज की थर्ड क्लास है। पहली दूसरी क्लास अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट और सेकेंड क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर समान हिंदी की ये पुस्तक आप खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास हमारी बाइलिंगुअल होगी, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में है, तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये एक जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन सेकेंड क्लास का है, ठीक है, जो हमने घटना चक्र की जो सेकेंड क्लास ली है एनवायरमेंट इकोलॉजी की, उस क्लास का ये प्रश्न है, जिसमें कमेंट पे मैंने पढ़ा बहुत से बच्चों को डाउट था, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ने इस पे डाउट पूछा है, तो मैं उसको आज क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है लिखा है। Which one of the following is not related to environmental protection? Environment protection से कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। इसमें तो आप सभी को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही होगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम कहीं ना कहीं हम पूरा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कागज के थैले का प्रयोग, ये भी आपको पता है, बार बार आपसे कहा जाता है कागज का थैला यूज करो, ठीक है, प्लास्टिक का थैला ना यूज करो। क्यों? क्योंकि जो कागज का थैला है वो जल्दी गल जाता है, ठीक है, वो बहुत जल्दी आपका रिसाइकिल हो जाता है, और जो प्लास्टिक के थैले रहते हैं वो बहुत समय तक, लंबे समय तक इन्वायरमेंट में सस्टेन करते हैं, जिसके वजह से पॉल्यूशन फैलाते हैं, वो गंदगी फैलाते हैं, ये सब चीजें पता है आपको। यहाँ पर दो ऑप्शन पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी, गरीबी कम करना और वातानुकूलन, ठीक है, एयर कंडीशनिंग। देखिए क्लास यहाँ पर एयर कंडीशनिंग के आगे इन्होंने ये नहीं लिखा है कि हमें एयर कंडीशनिंग को रोकना चाहिए, कि एसी को लिमिट, इसका यूज लिमिट करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए। तो इन दोनों में आप लोगों का डाउट होना एकदम जेन्युइन है। अब मैं बताती हूँ, इस प्रश्न का जो उत्तर प्रशासन ने दिया था वो था एयर कंडीशनिंग। वातानुकूलन, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि मैम इसका उत्तर सी होगा, वातानुकूलन, ठीक है। लेकिन मैंने जब आप लोगों को एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपसे कहा था जब भी हम सस्टेनेबल की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर हम एसडीजी गोल्स की बात करते हैं, और एसडीजी गोल में जो पहला गोल है वो क्या है, गरीबी को कम करना, नो पॉवर्टी की बात की गई है, गरीबी उन्मूलन की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा था रिड्यूसिंग द पॉवर्टी जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में उसका एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे ईयर, तो ये कौन सा ईयर है, 2013, ठीक है, 2013 है ये, और 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रश्न का उत्तर आपको रिड्यूसिंग द पॉवर्टी दिया गया है, गरीबी कम करना। 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया है, और 2015 से हमने कहा है कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पहला गोल है वो है गरीबी को कम करना। तो उसके बाद से हम कह सकते हैं गरीबी को कम करके हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लास ध्यान से समझने की प्रयास करिएगा इस चीज को, ठीक है। ये 2013 का प्रश्न है। मैं आपको एक क्विक रिवीजन कराती हूँ। मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देख लीजिएगा प्रश्न अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा। 1987 की जब भी हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था 1987 में एक रिपोर्ट आई थी जिसको कि हम ब्रेटलैंड रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। ब्रेटलैंड रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, ठीक है, धारणीय विकास की बात की गई थी सबसे पहले ब्रेटलैंड रिपोर्ट में। याद रखिएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न।
फिर ठीक है, 2012 में आपका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, रियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एज अ डॉक्यूमेंट पेश किया गया था, और 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया था, और 2015 से 2030 में बोला गया हम इन टारगेट को अचीव करेंगे। तो ये सारे ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987, 2012, 2015 और 2030 तक इन टारगेट्स को अचीव करना था। तो ये 2013 का प्रश्न था, इसी वजह से यहाँ पर उत्तर इन्होंने एयर कंडीशनिंग दी थी। लेकिन अगर फ्यूचर में ये प्रश्न बनता है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में आपका रिड्यूसिंग द पॉवर्टी लिखा है और कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप याद रखिएगा रिड्यूसिंग द पॉवर्टी जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक पार्ट है, और उस दिन से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। चीजें क्लियर हो गई होगी, तो ध्यान दीजिएगा क्लास इस चीज को। आप यहाँ पर देखिए, ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिनको कि अचीव करना है 2030 तक, ठीक है। और इसमें सबसे पहला गोल आपका नो पॉवर्टी है, गरीबी उन्मूलन है। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताया है, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेंस में भी अपीयर हो रहे हैं ना, तो वहां पर भी जब आप अपने आंसर्स को लिखते हैं तो वहां पे एसडीजी गोल्स को आप मेंशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपका आंसर और बेटर हो जाता है, मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर डायरेक्ट प्रश्न में पूछ लेता है कि एसडीजी गोल्स को क्या हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट डालिए ये गोल आप। अब यहाँ पर देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 2015 में, ये ईयर याद रखिएगा। और यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिया गया था वो 2013 का प्रश्न था, ठीक है। अब से आपका जब भी प्रश्न बनेगा तो एसडीजी गोल को ध्यान में रखते हुए वो प्रश्न बनेगा। तो वहां पर आपको प्रशासन द्वारा आंसर दिया गया था एयर कंडीशनिंग, लेकिन आगे इस तरीके का डाउट नहीं होगा, आप उसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ गई होगी, बहुत आराम से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा। चीजें एनवायरमेंट इकोलॉजी के प्रश्न बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि हमारा रिलेटेड है पर्यावरण से, एनवायरमेंट से, ठीक है। तो प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है आज की क्लास का? इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क इज गिवन टू दोज इंडियन प्रोडक्ट विच शुद्ध एवं मिलावट रहित जो होते हैं, प्रोटीन समृद्ध होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार होता है, ठीक है। मतलब प्योर एंड अनअडल्टरेटेड होते हैं, कि प्रोटीन रिच होते हैं, फ्रेंडली टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट होते हैं, कि इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं। तो यहाँ पर ये 2012 का प्रश्न है। अब तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट कर लेंगे, जब भी आप ऐसा प्रश्न देखते हैं तो इको की बात आई तो कहीं ना कहीं इको, इकोलॉजी, ठीक है, इकोसिस्टम, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर ये उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि आपके एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ये याद रखिएगा, पहले का जो सही उत्तर है वो है सी। ये एक बहुत ही आसान प्रश्न था। अब यहाँ पर देख लीजिए, हो सकता है आने वाले समय में आपसे पूछ ले जो इको मार्क है उसमें कौन सा सिंबल बना रहता है, तो ये याद रखिएगा, ये एक घड़े का सिंबल होता है। देखिए टॉपिक क्लास, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, आपके सिलेबस में कभी भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, अभी कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं प्रीलिम्स के सिलेबस में। मेंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पीसीएस की मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, उसमें सिलेबस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो कहाँ पे चेंज होगा? क्वेश्चन बनाने के पैटर्न में चेंज होगा। जो टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट था वो टॉपिक आज भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसी टॉपिक से प्रश्न बनाने का तरीका आपका बदल जाएगा। इको मार्क अब सबको पता है, जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा तो उसको पता है अगर इको मार्क पूछूंगा तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, और सभी को पता है इको मार्क मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की हम बात करेंगे। तो अब वो क्या कर सकता है, वो कुछ ट्विस्ट ला सकता है, वो पूछ सकता है इको मार्क में आपका किस चीज का सिंबल है। तो आप याद रखिएगा कुछ इस तरीके का घड़े का सिंबल है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि इस सर्टिफाइंग एजेंसी कौन है, कौन एजेंसी इको मार्क देती है प्रोडक्ट्स को। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइंग एजेंसी है यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है इंडिया की बात हो रही, इफेक्टिव रीजन खाली इंडिया है, इको मार्क इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है। इफेक्टिव कब से है? 1991 से। कितने प्रोडक्ट्स को, कौन कौन से प्रोडक्ट इसकी कैटेगरी में है? तो 17 प्रोडक्ट्स है। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट 17 जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके नाम नहीं याद करने की जरूरत है, बस ये याद रखिएगा 17 प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं। और यहाँ पर ये क्वालिटी बताता है, ठीक है, क्वालिटी ही तो बता रहा है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं, और लीगल स्टेटस जो है वो एडवाइजरी है। तो यहाँ पर हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इको मार्क से वो
डिस्कस कर लिया। इको मार्क्स से कई बार पेपर में प्रश्न बना है और पूरी संभावना है बनेगा भी, लेकिन प्रश्न बनने का तरीका बदल सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। आप याद रखेंगे इसमें इको मार्क में किस चीज का सिंबल है, कुछ इस तरीके से घड़े का सिंबल है। सर्टिफाइंग एजेंसी कौन है, BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। इफेक्टिव रीजन इंडिया है। कब से इफेक्टिव है ये, 1991 से। ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, 17 प्रोडक्ट्स हैं, और लीगल स्टेटस जो है वो एडवाइजरी है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, ये UPPCS मेंस 2004 में पूछा गया था। ये भी इको मार्क से ही रिलेटेड है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात की गई है, और वो कौन सा है, इको मार्क है। बी आपका सही उत्तर है, आपको समझ में आ गया। अगर हम एग मार्क की बात करें तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है। तो यहाँ पर बोला गया है साइलेंट स्प्रिंग, जो कि 1962 में रिलीज हुई थी। अब देखिए ये प्रश्न आपका 2020 में पूछा गया है। अब आने वाले साल में अगर ये प्रश्न बनेगा तो इसमें क्या क्या और चीज पूछी जा सकती है। सबसे पहले आपको याद रखना है जो साइलेंट स्प्रिंग है उसको लिखा किसने है। अभी मैं उत्तर बताती हूँ। किस ईयर में वो प्रकाशित हुआ है ये भी याद कर लीजिए, 1962। हो सकता है पेपर की डिफिकल्टी बढ़ाए और ऑप्शन में आपको 1962 दे दिया, ईयर चेंज करके दे दे, तो 1962 याद रखिएगा क्योंकि पूछा गया प्रश्न है। इसलिए मैं बोली सारी पुस्तक कब पब्लिश हुई आपको नहीं याद करना रहता है, लेकिन इस तरीके का जो पूछा गया है जहां पे मेंशन है उसको याद कर लिया करें, 1962। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है वो क्या होगा, रेचल कार्सन। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से हमको क्या क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस पुस्तक से रिलेटेड याद रखना है। सबसे पहले साइलेंट स्प्रिंग की जब भी बात होगी आप याद रखेंगे रेचल कार्सन के बारे में। ठीक है, फिर दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है इस पुस्तक में सब्जेक्ट क्या था। ठीक है, सब्जेक्ट जो था वो पेस्टिसाइड, इकोलॉजी और इन्वायरमेंटलिज्म की बात की गई थी। तो ये याद रखिएगा, इसमें पेस्टिसाइड की भी बात की गई थी, इकोलॉजी की बात की गई थी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड पुस्तक है ये पब्लिश कब हुई थी, 1962 में। बस इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अगर ये याद रहेगा, अगर इससे रिलेटेड प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में बनेगा तो यहीं से बनेगा, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए फोर्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं। फोर्थ प्रश्न क्या है, सब्जेक्ट उस पुस्तक का जरूर याद रखिएगा क्लास। फोर्थ प्रश्न क्या है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल। क्यों हार्मफुल है, संतुलित विकास के लिए हार्मफुल है ये, संतुलित विकास के लिए, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नगरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखा है, हार्मफुल है। ठीक है, फिर दूसरा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए हार्मफुल है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए, टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, या ऑल ऑफ द एबव। तो आप सभी को पता है यहाँ पे ऑप्शन आपका डी होगा। जब भी हम अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो आपको पता है इंडस्ट्रीज जब आपकी बनाई जाएंगी तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा ही, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा ही, जैव विविधता आपकी मतलब खत्म होगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितना भी ऑप्शन दिया है सब दिया है। डेवलपमेंट, एक बैलेंस डेवलपमेंट, जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही, पॉल्यूशन होगा ही, जनरेट होगा ही, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा ही। तो डी आपका सही उत्तर है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, एक आसान प्रश्न था। देखिए प्रश्न इस तरीके का डिफिकल्ट होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि साइलेंट स्प्रिंग बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। इस प्रश्न का उत्तर या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, या तो अकड़ बकड़ बम्बे बो करेंगे, यही कर सकते हैं, और इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आता है या तो नहीं आता है। जब जो फोर्थ प्रश्न हमने डिस्कस किया इस तरीके के प्रश्न आता है तो आप लॉजिकल वे में उसको एलिमिनेट करके आंसर पे आ सकते हैं। फिफ्थ प्रश्न को देखते हैं, हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट। ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है, मैं आपको सीधे सही उत्तर बताती हूँ, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो उत्तर है वो आपका है WM एडम। WM एडम द्वारा ग्रीन डेवलपमेंट के ऑथर हैं ये याद रखिएगा। हरित विकास जो लिखा है इसके ऑथर कौन है, WM एडम। देखिए जब भी हम डेवलपमेंट के साथ ग्रीन शब्द लगा दे रहे हैं ना, तो हम डेवलपमेंट को इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारे जो इको फ्रेंडली हो। ठीक है, जहाँ पे हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, या ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। 6
प्रश्न को हम देखते हैं, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, ठीक है, इन्वेंटर ऑफ नेचुरल एग्रीकल्चर इज। ये भी एक ऐसा प्रश्न है, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आता है तो नहीं कर सकते। लेकिन एक मिनट, इस प्रश्न को तब भी आप कर सकते हैं, आता हो चाहे ना आता हो, आप थोड़ा सा हिंट के जरिए आप इसको कर सकते हैं। नेचुरल एग्रीकल्चर, देखिए अब नेचुरल एग्रीकल्चर की बात की गई है तो जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्न पढ़ के गए होंगे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी, उनको पता है जब भी हम नॉर्मन बोरलॉग की बात करते हैं तो इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक बोलते हैं वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को। एक बार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि नॉर्मन बोरलॉग इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो सबको इसका उत्तर पता था, सब खुश हो गए, अरे वाह ये तो बड़ा आसान प्रश्न है। लेकिन दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था, इनको नोबेल पुरस्कार, ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में मिला। और सब स्टूडेंट कह रहे वाह ये तो और इजी है, सब टिक लगा के आगे कि सही है, एग्रीकल्चर फील्ड में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इनको पीस में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर आप थोड़ा सा भी नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ते तो एग्रीकल्चर फील्ड में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बनी रहती है, पीस में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस तरीके से भी पेपर में प्रश्न बनता है। तो नॉर्मन बोरलॉग से रिलेटेड आप ध्यान में रखेंगे, ही इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। और दूसरी चीज जो आपको याद रखना है, इनको नोबेल पुरस्कार शांति में मिला था, पीस में मिला था। एमएस स्वामीनाथन की जब हम बात करते हैं तो पेपर में अगर पूछेगा आपसे हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो वो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो एक चीज दिमाग में बनाए रखिएगा, अगर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है तो इसका मतलब ये दोनों अगर नेचुरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते तो हम कहीं ना कहीं इनको पढ़े जरूर होते, नेचुरल एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं लिखा जरूर होता, लेकिन हमने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब हम शायद इन दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए क्लास, जरूरी नहीं है हमेशा इस तरीके का सोचना पेपर में आपको सही आंसर पर ही ले जाए, लेकिन आप इस तरीके से सोच कर ना एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। रिस्क लेना पड़ता है, प्रीलिम्स में तो रिस्क लेना पड़ता है, किसी भी स्टूडेंट को सारे प्रश्न नहीं आते, ठीक है, आपको रिस्क लेके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो आप इस तरीके से एमएस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो इनके जो इन्वेंटर है वो है मासानोबु फुकुओका ओका, ठीक है, फुकुओका ओका, ठीक है, ये याद रखिएगा, मासानोबु फुकुओका, ये जापान के हैं। अभी आजकल हाल ही में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक की बात की जा रही है। इसमें क्या होता है, जो मिनी फॉरेस्ट है उसको अर्बन फॉरेस्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो फॉरेस्ट है उसको एक जगह डेवलप कर लिया जाता है एक लेवल तक, मतलब सीड को मतलब एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके सीड को जर्मिनेट कराया जाता है। एक छोटे छोटे पेड़ में जब वो स्टेबल उसमें पहुंच जाते हैं तो उनको ले जाके प्लांट कर देते हैं। मतलब एक तरीके से अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट करने की बात होती है मियावाकी टेक्निक में। इसको देख लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग क्या है, तो वहीं से मुझे याद आ गया। तो मियावाकी जो फॉरेस्ट है, मियावाकी फॉरेस्ट, ये जापान के बोटेनिस्ट के नाम पर ही पड़ा, उनका नाम मियावाकी था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब उसको आप जैसे कभी पेपर में अगर आपसे पूछ लिया मियावाकी क्या है, तो आप याद रखिएगा ये एक अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप करने की टेक्निक है, जहाँ पर पेड़ों को इतना ग्रो करा दिया जाता है कि अब उनको ले जाके जब कहीं पर लगाया जाए तो वो सस्टेन कर पाए। समझ में आ रहा है, वो सस्टेन कर पाए, तब तक उनको ग्रो करा दिया जाता है ऑब्जर्वेशन में रख के। तो वो पूरी टेक्निक होती है, उतना हमें पढ़ना नहीं है डीप में, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई। देखिए एक और प्रश्न पेपर में पूछता है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन है, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कुरियन वर्गीसी, ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से पेपर में एक बार पूछा गया था कि वाटरमैन किससे कहा जाता है, वाटरमैन किससे कहा गया है भारत में, तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए था, जो मैंने आपको बता दिया। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है क्लास, तो आप कमेंट में पूछा करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट रिजॉल्व कर दूंगी जब आऊंगी तब। अगर कोई भी डाउट होता है कि मैम इस प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए या मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया आपका एक्सप्लेनेशन,
तो कमेंट में आराम से बताया करिए, मैं नेक्स्ट क्लास जब भी लूँगी तो उन कमेंट्स को पढ़ के फिर नेक्स्ट क्लास लूँगी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। 7th प्रश्न को अब हम देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? हु स्टार्टेड द ग्रीन आर्मी फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। सी आपका सही उत्तर है। एमपीपीसीएस 2014 का ये प्रश्न है। 8th प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए यूपीपीसीएस 2020 का प्रश्न है, काफी बड़ा प्रश्न है। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है जब भी प्रश्न बहुत बड़ा रहा करे तो घबराया मत करिए। बहुत बड़ा प्रश्न जब हो तो समझ लो कि बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, इतना मान के चलो, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात की गई थी डिटेल में, ठीक है। इसमें से कौन सा उसमें इंपॉर्टेंट नहीं था? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंपॉर्टेंट अमंग देम? तो पहला पढ़ते हैं हम, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण। अब आपको पता ही है जब भी हम डेवलपमेंट की बात करें, निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम नकारात्मक पक्षों की बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर आपकी प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण मतलब यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात हम करेंगे ही, क्योंकि हम निगेटिव उसकी बात करें। पर्यावरण प्रदूषण की बात हम कर ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पर देखते हैं हम राजनीति एवं विकास की बात। अब डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कॉमन पीपल, तो ये भी आपका है। देखिए जब भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डैम कंस्ट्रक्शन सब की बात कर रहे हैं, इसी तरीके का तो डेवलपमेंट हो रहा है। और डेवलपमेंट जैसे ही बात हम डेवलपमेंट की करते हैं, विकास की बात करते हैं, तुरंत हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, रिहेबिलिटेशन ऑफ कॉमन पीपल। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो सी हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा प्रश्न था, अगर आप घबराते तो आप उत्तर नहीं दे पाते, लेकिन अगर आप आराम से एकदम कूल माइंड से इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते और सोचते यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट जो है वो निगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, कौन कौन सा, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते थे। 8th का सी आपका सही उत्तर है। 9th प्रश्न को अब हम देखते हैं। ये यूपीपीसीएस 2017 का प्रश्न है। ग्रीन वॉश इंगित करता है, ग्रीन वॉश इंडिकेट प्रमोशन ऑफ जूम एग्रीकल्चर, प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर, रिमूवल ऑफ ग्रीनरी, मेकिंग फॉल प्रोमिसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना या पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। अब देखिए क्लास, यहाँ पर ग्रीन वॉश दिया है तो सबसे पहले इंसान के दिमाग में आ रहा होगा कि ग्रीन वॉश मतलब ग्रीन मतलब पेड़, और पेड़ को हटा देना ग्रीन वॉश होना। मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से ये ऑप्शंस आपके तैयार किए गए। अगर आपको आंसर पता है इट्स टू गुड, आंसर नहीं पता है तो 2 मिनट सोचने का प्रयास करिए। यहाँ पे प्रमोशन ऑफ जूम एग्रीकल्चर की बात की गई है। जूम कृषि आपको पता है ना, जूम कृषि में ये क्या करते हैं, जिसको कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसमें कि एक पैच फॉरेस्ट का ये लोग क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे खूब पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, एक फॉरेस्ट है, यहाँ पर खूब पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, इन पेड़ों को काट देते हैं और यहाँ पर कृषि करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं, कृषि करते हैं। और जब इस सॉइल की फर्टिलिटी आपकी खत्म हो जाती है तो उसी फॉरेस्ट का दूसरा पैच लेते हैं, दूसरी जमीन लेते हैं, फॉरेस्ट को काट काट के, पेड़ों को काट के फिर वहां पर कृषि करते हैं। जब तक वहां की जमीन उपजाऊ रहती है वहां पर वो बोते हैं, ठीक है, कृषि करते हैं। और जैसे ही उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो खत्म होती है, फिर वो आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, फिर फॉरेस्ट को काटते हैं, फिर इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं या फिर जूम एग्रीकल्चर कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब आप देखिए क्लास, यहाँ पर ए और सी एक दूसरे से रिलेटेड है। ए और सी ऑप्शन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम जूम कृषि की बात करेंगे, प्रमोट करने की बात करेंगे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हरियाली को काटा जा रहा है, जो फॉरेस्ट लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये दोनों पॉइंट तो एक साथ सही हो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ग्रीन वॉश में आपके पेड़ काटने से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है। इस तरीके से पेपर में सोचिए, अगर जूम एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात कही जाएगी तो कहीं ना कहीं रिमूवल ऑफ ग्रीनरी भी है वो ना,
तो दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता है। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, ग्रीन है और वॉश है, तो एग्जामिनर ने सोचा वॉश की बात करें तो पानी की बात होगी, पानी की बात होगी तो रिवर की बात होगी, तो पानी में हरापन हटाने की क्या बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सीधे आपको डी ऑप्शन लगाना था, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, मेकिंग अ फॉल प्रोमिसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से पेपर में जरूर देखा करिए क्या जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक भी ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है, और अगर रिलेटेड है तो एक साथ 2 ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं, इसका मतलब हम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे सोचेंगे ना तो आंसर पे आप आएंगे। जरूरी नहीं है पेपर में हर चीज आपको आती हो, आपको अपने सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और जो इस तरीके से सोचता है वही क्वालिफाई करता है। एक चीज याद रखिए, सबको सब कुछ नहीं आता है, और जिसको बहुत नॉलेज है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करे, ऐसा कुछ भी नहीं, ये चीज याद रखिएगा। तो आप ऐसे सोचिएगा तो आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। अब तो आप लोगों को पता है ग्रीन वॉश मतलब क्या है, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न हम देखते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है ये आप सभी को पता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। अर्थ डे कब मनाया जाता है बताइए, 22 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिए। 11वें प्रश्न को देखते हैं, ये IAS 2018 का प्रश्न है, यूपीएससी का प्रश्न है। जलवायु अनुकूल कृषि के वैश्विक संबंध के संदर्भ में कौन से कथन सही है। यहाँ पर आपसे बोला गया है, यहाँ पे मैं इंग्लिश वालों को भी दिखा दूं, ग्लोबल एलियंस फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात की गई है, ग्लोबल एलियंस फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की। तो और आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का यह एक परिणाम था। दूसरा आपको दिया गया है इसमें जो इसके जो सदस्य रहते हैं उनके लिए ये बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं करता है, बाइंडिंग नहीं है ये। और आखिरी में आपको दिया गया है कि भारत की साधक भूमिका है इसमें। इंग्लिश में भी मैं इसको दिखा दूं आपको, दोनों लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, अगर आपको लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी में आप स्लाइड चेंज करिए, वीडियो को पॉज करिए, अपने स्पीड पे क्वेश्चन को पढ़िए, आप अपने स्पीड पे प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिए और आंसर देखिएगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न को पढ़िएगा जरूर, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, पीसीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे, आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो इन प्रश्नों को जरूर देखिए। तो यहाँ पर ग्लोबल एलियंस फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात की गई है और बोला गया है ये एक आउटकम है क्लाइमेट समिट जो कि पेरिस में हुई थी 2015 में। इसके जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और इंडिया हैड अ प्रोएक्टिव रोल इन द क्रिएशन ऑफ GACSA। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सही उत्तर है ना वो आपका खाली बी है, बी जो है वो आपका सही उत्तर है, केवल 2। अब केवल 2 क्यों है मैं आपको बता दूं, ये क्लाइमेट समिट द्वारा ये आउटकम नहीं था, ये FAO का इनिशिएटिव था। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तो इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय FAO। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, ना कि क्लाइमेट समिट जो पहले ऑप्शन में दिया था, इस वजह से पहला ऑप्शन आपका गलत है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये बाइंडिंग है कि नॉन बाइंडिंग है, तो आप याद रखेंगे ये आपका बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ईच मेंबर खुद अगर चाहे दे वांट टू पार्टिसिपेट तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं अपने गोल को। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत खाली सिग्नेटरी है, भारत ने खाली साइन किया है, इंस्ट्रूमेंटल नहीं था, भारत ने इसके क्रिएशन में कोई योगदान नहीं किया था, हाँ भारत ने इसको साइन किया है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए 12वें प्रश्न को हम देखते हैं, ये भी यूपीएससी 2018 का प्रश्न है। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की बात की गई है, कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर की बात की गई है। संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर की बात की गई है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में आपके कौन कौन से मेथड आते हैं ये बोला गया है। अब एक काम करिए क्लास, आप थोड़ा सा समय लीजिए, हिंदी मीडियम वाले आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको पढ़ लीजिए और इंग्लिश में आप अपने लैंग्वेज में पढ़ लीजिए। अभी मैं इंग्लिश स्लाइड भी दिखाती हूँ, वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को पढ़िए और आराम से उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले बोला गया है अवॉइडेंस ऑफ मोनोकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिस, फिर
एडॉप्शन ऑफ मिनिमम टीलेज की बात की गई है, अवॉइडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप की बात की गई है, यूज ऑफ क्रॉप रेसिड्यू टू कवर द सॉइल सरफेस, एडॉप्शन ऑफ स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग, क्रॉप रोटेशन की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, एक बार इसको पढ़िए। चलिए अब देखिए क्लास, मैं बताती हूँ आपको आंसर, इसको सोचने का थोड़ा सा तरीका मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात की गई है, तो यहाँ पर अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें तो हो सकता है एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से नहीं। लेकिन अगर इस प्रश्न को एक साधारण स्टूडेंट को करना होता, ठीक है, मैं साधारण स्टूडेंट की बात करी, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, तो वो ऑप्शन 3 को देखता। अगर ऑप्शन 3 को आप देखिए, बागानी फसलों की खेती का परिहार, यहाँ पर क्या बोला गया है, अवॉइडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है प्लांटेशन क्रॉप के एग्रीकल्चर पे रोक लगाई जाएगी? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, तो प्लांटेशन क्रॉप के कल्टीवेशन पे रोक लगाने की क्यों बात कही जाएगी? नहीं, ये बात नहीं कही जाएगी, बल्कि कहा जाता है ना कि आप मोनोकल्चर फार्मिंग को, जैसे एक क्रॉप लगाने की जगह आप कुछ ऐसे दूसरे प्लांट्स भी लगाइए, ताकि अगर एक क्रॉप आपका फेल करता है तो दूसरा क्रॉप आपको अवेलेबल हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अवॉइडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप पे नहीं रोक लगाने को कहा जाएगा। तो तीसरा तो आपका देखते हैं कहाँ कहाँ दिया गया है। अगर आप ये समझ पा रहे होंगे कि तीसरा तो होना ही चाहिए, तीसरा तो मतलब होगा ही नहीं, होना नहीं चाहिए, होना, क्योंकि यहाँ पे अवॉइडेंस की बात की गई है। तो थर्ड को अगर आप एलिमिनेट करेंगे, यहाँ भी तीसरा दिया, यहाँ भी तीसरा दिया, यहाँ भी तीसरा दिया, तो आप सीधे आंसर पे आ सकते हैं सी में। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा सोचना है, क्या कल्टीवेशन, जो प्लांटेशन क्रॉप है उनकी कल्टीवेशन पे क्यों रोक लगाया जाएगा, बागानी फसलों को क्यों मना किया जाएगा बोने से, ऐसा कभी नहीं किया जाएगा, ये चीज आप समझिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप तीसरे को हटाएंगे, आप सीधे उत्तर पे आ जाएंगे, सी आपका सही उत्तर है। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ, यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं सीए की, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की, तो वहां पर 3 चीजों की बात की गई है। मिनिमम टीलेज एंड सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, परमानेंट सॉइल कवर विद द क्रॉप रेसिड्यू एंड लाइव मल्चेस की बात की गई है, क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग की बात की गई है। बार बार आप देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन की बात की जाती है, बोला जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स को लगाइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, इंटरक्रॉपिंग करेंगे। एक ही तरीके की क्रॉप अगर आप काफी समय तक जमीन पे लगाएंगे तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। तो क्रॉप रोटेशन करते रहा करिए, कभी कभी लेग्यूमिनस प्लांट्स को लगाया करिए। ठीक है, ये सब चीजें बोली जाती है। तो यहाँ पर तो अगर आपको नॉलेज नहीं भी था, तब भी आप बागानी फसलों को देखकर आप लगा सकते हैं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में बागानी फसलों को लगाने से मना क्यों किया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं रूल बनेगा। ठीक है, तो थर्ड जैसे आप एलिमिनेट करेंगे, आप सीधे उत्तर पे आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको सही भी बता दिया है कि जो 3 प्रिंसिपल है वो क्या क्या है। न्यूनतम जोत और मृदा विक्षोभ की बात की गई है इसमें। ठीक है, फसल अवशिष्ट और घास पात या पलवार के साथ स्थायी मृदा का आवरण बोला गया, हमेशा बोला जाता है जो क्रॉप रेसिड्यू है उनका यूज करना चाहिए। फसल आवतरण और अंतर फसल की बात की गई है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए 14 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो नेचुरल कैपिटल ऑफ द कंट्री की बात की गई है, तो नेचुरल कैपिटल में आपके नेचुरल रिसोर्सेस होंगे, प्राकृतिक संपदाएं जो आपकी हैं, संपदा है वो होंगी आपकी। ठीक है, तो उसमें आपका फॉरेस्ट होगा, वाटर होगा, मिनरल्स होंगे। ठीक है, रोड नहीं होगा क्योंकि ये हम लोग द्वारा बनाई जाती है। रोड आप बनाते हैं ना कंक्रीट का यूज करके, पत्थरों का यूज करके, तो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है, तो सी सड़क नहीं होगा। और ये सब तो आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, पेड़, पानी, मिनरल्स। ठीक है, चलिए अब पारिस्थितिकी की टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इकोलॉजी की बात की गई है, इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन। तो आपको पता है जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है इकोसिस्टम में आपका क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। किनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। ठीक है, जैविक और अजैविक घटक के बीच में। तो ये चीज याद रखिएगा, जैविक और अजैविक दोनों को देखिएगा हमेशा, बायोटिक और अबायोटिक दोनों को देखिएगा। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं, पति और पत्नी के बारे में हम इकोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मृदा और जल के बारे में हम इकोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं, मनुष्य और वन के बारे में नहीं, जीव और वातावरण
ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के बारे में। ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया आपका, और उनके वातावरण में आपके अबायोटिक फैक्टर भी आ गए, अजैविक घटक भी आ गए, ठीक है। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, किसमें, इकोलॉजी में। तो आपका ए जो है वो सही उत्तर है। 17 प्रश्न को हम देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय, तो किसके द्वारा ये प्रपोज किया गया था, टांसले द्वारा, ठीक है। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, फिर से रिपीट किया जा सकता है ये प्रश्न। 18 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय से सही नहीं है, विषय में सही नहीं है। Which of the following is not correct about the ecosystem? या अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों के युक्त होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट, हमने आपको पहले भी बताया है। फिर इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, इट हैज इट्स ओन प्रोडक्टिविटी। एक सिस्टम है जहाँ पे बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट है, तो जो बायोटिक कंपोनेंट है वो प्रोडक्शन करेंगे ही, उनकी अपनी एक उत्पादकता होगी ही, जो आपके जैविक घटक है, तो ये भी सही है। या प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स सिस्टम, ये भी एकदम सही है, ठीक है। जब भी हम जैविक अजैविक घटक की बात कर रहे हैं तो हम नेचुरल रिसोर्सेज की ही बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सी ऑप्शन है कि यह एक बंद तंत्र है, नहीं, इट इज नॉट अ क्लोज सिस्टम, ये एक ओपन सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 का आपका नॉट करेक्ट पूछा था, इस वजह से जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 18 का सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। विच 4 कंपोनेंट मेक अप द इकोसिस्टम। तो यहाँ पर क्लास देख लेते हैं हम, वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो आप देख रहे हैं वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, जो चारों ऑप्शन आपको दिए हैं वो चारों ऑप्शन आपके अजैविक घटक है, अबायोटिक कंपोनेंट है। समझ में आ रहा है। मृदा, तापमान, आर्द्रता, रेनफॉल, यहाँ पे भी अजैविक घटकों की बात की गई है। यहाँ पर देखिए अजैविक पदार्थ मतलब अबायोटिक कंपोनेंट की बात की गई है, उत्पादक की बात की गई है, उपभोक्ता की बात की गई है, और वियोजक की बात की गई है। तो यहाँ पर जब भी हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये तो आपके अबायोटिक घटक हो गए, ठीक है, मतलब अजैविक घटक हो गए आपके अबायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर की जब हम बात करें तो ये आपके बायोटिक कंपोनेंट हो गए, जैविक घटक हो गए। तो आप कह सकते हैं सी ऑप्शन होगा। अब आखिरी देखते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु और परजीवी। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, ये खाली आपके जैविक घटक हैं, अजैविक घटक नहीं है। और मैंने आपको बताया है जब भी हम इकोसिस्टम की बात करेंगे तो उसके दोनों घटकों की बात करेंगे, अजैविक और जैविक घटक दोनों, जो कि खाली आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ए, बी में खाली आपके अजैविक घटक दिए गए हैं और डी में आपके जैविक घटक दिए गए हैं, मतलब बायोटिक कंपोनेंट दिए गए हैं। इस वजह से आपका सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बायोटिक अबायोटिक दोनों दिया गया है। तो सोचने का प्रयास करेगा इस तरीके से। 20वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र की किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। इकोसिस्टम रिप्रेजेंट ऑल द ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ गिवन स्पेस टाइम यूनिट। मैंने देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात करें, बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, अबायोटिक कंपोनेंट, जैविक अजैविक घटक दोनों की बात कर रहे हैं। इट इज अ फंक्शनल यूनिट, या एक कार्यशील इकाई है, ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट है, इसकी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, मैंने आपको बताया है। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, ये एक क्लोज सिस्टम नहीं होता है, ये एक ओपन सिस्टम होता है। समझ में आ रहा है। तो डी आपका सही उत्तर होगा। 21वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, जीव मंडल, कथन और कारण दिया है। जीव मंडल एक खुला विस्तृत तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। बायोस्फीयर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, बायोस्फीयर ओपन सिस्टम है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर आपको एक चीज पता होना चाहिए, बायोस्फीयर की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, सब ओपन सिस्टम है। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एक चीज, एक लॉ होता है, एनर्जी पिरामिड होता है, जिसमें कि बोला जाता है कि जो भी एनर्जी आपके इस ट्रॉपिक लेवल पे, जो कि प्रोड्यूसर है, यहाँ पे उत्पादक है, आपके पादप है, प्लांट्स हैं। आपको पता है जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो पौधे हैं तो उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, जो पादप है वो आपके प्रोड्यूसर्स में आते हैं, ये खुद अपना खाना बना रहे हैं।
फिर इसके बाद आपके कंज्यूमर आते हैं, कंज्यूमर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, वो दूसरी बात है, वो प्लांट्स के फॉर्म में अपने खाने को लेते हैं या फिर मांसाहारी होते हैं, वो सब दूसरी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है, जो एनर्जी फ्लो होता है उसमें 10% लॉ लगता है। 10% लॉ क्या होता है, जो एनर्जी आपके प्रोड्यूसर्स को मिल रही है उसकी 10% एनर्जी ही दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर प्रोड्यूसर्स के पास जो प्लांट्स हैं उनके पास 1000 एनर्जी है, ठीक है, 1000 हम मान के चलें, तो खाली इसकी 10% एनर्जी आपके आगे ट्रांसफर होगी। समझ में आ रहा है, खाली 10% एनर्जी। तो अब 1000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो वो आपका कितना होगा, देखिए 100 जो है वो आपका आगे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे 10% रूल रहता है। इसीलिए हमेशा अगर पेपर में कभी भी आपसे पूछा जाता है कि जो एनर्जी का जो पिरामिड है वो किस तरीके का होता है, तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा आपका अपराइट पिरामिड होता है, एकदम इस तरीके का, ठीक है, एकदम सीधा पिरामिड होता है। क्यों सीधा पिरामिड होता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे मूव करते हैं तो यहाँ पर खाली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। समझ में आ रहा है, 90% एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में या अदर फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो यहाँ पर जो लिखा है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एनर्जी, ये आपका गलत है। इसी वजह से सही उत्तर जो होगा वो सी होगा। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। क्लास याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम पिरामिड्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम फिर डिस्कस करेंगे एनर्जी पिरामिड्स के बारे में, 10% लॉ के बारे में, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप याद रखिएगा एक लॉ है और ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है। आपके प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल, ऐसे एनर्जी का फ्लो होता है। जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और अपने खाना बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। फिर प्लांट्स को हम अपने खाने की तरह, हम कंज्यूमर हैं, हम बना बनाए खाने को खा रहे हैं, हम खुद प्रकाश लेके धूप धूप करके नहीं अपने खाने को बना रहे हैं एलियन की तरह। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए 22वां हम देखते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा जो आपका इकोसिस्टम है पृथ्वी पे वो कौन सा है, जैव मंडल, स्थल मंडल, जीवोम या फिर जल मंडल। तो आप याद रखिएगा बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर, जैव मंडल की हम बात करें, क्योंकि आप सभी को पता है जब भी हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो बायोस्फीयर का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे देखिए, ये क्या है, ये बायोस्फीयर है, जैव मंडल है, ठीक है। यहां पर आपका लिथोस्फीयर है, मतलब स्थल मंडल की हम बात कर रहे हैं। ये आपका हाइड्रोस्फीयर है, जल मंडल की हम बात कर रहे हैं। और ये आपका एटमॉस्फियर है, वायुमंडल की हम बात कर रहे हैं। और यहां पर आपका बायोस्फीयर आता, जहां पर भी जीवन है वो आपका बायोस्फीयर का पार्ट होगा। तो सबसे बड़ा जो होता है वो बायोस्फीयर होता है, ये चीज आपको याद रखना। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब पारितंत्र के घटक की हम बात करते हैं। 23वें प्रश्न को देखिए, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को हम क्या कहते हैं, उसको हम हैबिटेट कहते हैं, उसका आवास कहते हैं, ठीक है, आवास कहते हैं। पारितंत्र मैंने आपको बता दिया, ये इंटरेक्शन होता है जैविक और अजैविक घटक के बीच में, ये तो वो हो गया आपका। निकेत की अगर हम बात करें तो ये फंक्शनल रोल जो होता है, फंक्शनल रोल, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने आवास में रहते हैं, आप अपने हैबिटेट में रहते हैं, वो आपका घर एक स्पेशल प्लेस है। लेकिन आपके घर में आपके मम्मी का कुछ रोल है, पापा का कुछ रोल है, आपके भाई का कुछ रोल है, तो ये आपका नीच बताता है, ठीक है, जिसको निकेत कहा जाता है। समझ में आ रहा है, तो फंक्शनल रोल को डिफाइन करता है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए 24वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, ठीक है। यहाँ पे पारितंत्र की बात की गई है, इकोसिस्टम की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, ये IAS 2015 का प्रश्न है। इकोसिस्टम की बात की गई है, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो मैंने आपको बताया है जब भी इकोसिस्टम से रिलेटेड चीज पूछेगी, चाहे IAS में पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, आपको ध्यान में रखना है बायोटिक और अबायोटिक दोनों होना चाहिए, जैविक और अजैविक दोनों होना चाहिए, ये चीज आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब देखिए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, मतलब खाली हम बायोटिक की बात करें और उनके बीच में इंटरेक्शन की बात करें। अबायोटिक इसमें नहीं दिया है, अजैविक घटक इसमें नहीं दिया है, तो ए नहीं होगा,
ठीक है। दूसरा देखते हैं, दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट पार्ट ऑफ अर्थ की बात की जा रही है, अर्थ के उस पार्ट की जहां पे खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और तीसरा देखते हैं, द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज देयर इन्वायरमेंट। अब देखिए जैसे इन्होंने लिखा अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब हम जैविक घटक की बात कर रहे हैं, हम जीव की बात कर रहे हैं, हम बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट एज वेल एज देयर इन्वायरमेंट, मतलब प्लस एज वेल एज देयर इन्वायरमेंट, हम अजैविक घटक की बात करें, आप बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे दोनों हमको मिल गए। डी को देखते हैं, फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना की बात जब हम करते हैं, ठीक है, तो भी हम किसकी बात करें, हम खाली बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, जैविक घटक की बात करें। तो अजैविक और जैविक घटक हमको खाली सी ऑप्शन में मिल रहा है, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट, इस वजह से सी जो है वो आपका सही है। जीवों का समुदाय और साथ ही साथ वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, यहीं पे मिल रहा है खाली आपको, तो सी आपका सही है। ठीक है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। 25वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। यहाँ पे बोला गया है जैविक मंडल का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृष्ट, तो इसको आप पढ़िएगा, एक एक ऑप्शन को मैं पढ़ती नहीं हूँ। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा पॉल्यूशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और लैंडस्केप। सी आपका सही उत्तर है। ये यूपीपीसी 2017 का प्रश्न है। अब यहाँ पर आप देखिए, जब भी हम एक सिंगल इंडिविजुअल को लेते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। ठीक है, जब हम इनके पॉपुलेशन को यूज करते हैं, समझिए, जब हम इनके पॉपुलेशन मतलब इनके नंबर्स, जैसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, अब आप समझिए जब भी जनगणना करने आते हैं, जब सेंसस की बात हम करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं, तो आपके घर में आके पूछा जाता है कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, कितने बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। ये तो पूछा नहीं जाता कितनी भीड़ है, कितनी बकरियां हैं, कितने कुत्ते हैं, कितने जानवर हैं, ये नहीं पूछा जाता है ना। तो जब भी पॉपुलेशन की बात की जाती है तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, पॉपुलेशन हमेशा सेम स्पीशीज की बात की जा रही है, ह्यूमन बीइंग्स की बात की जा रही है। जब सेंसस 2011 की बात होती, भेड़ बकरियों की बात नहीं की जा रही, उनका अपना पॉपुलेशन कैलकुलेट किया जाता है। तो हमेशा पॉपुलेशन जो है वो सेम स्पीशीज की होती है। ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टॉर्टॉइस बना हुआ है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ टॉर्टॉइस बने हुए हैं, तो उनकी पॉपुलेशन की बात की जा रही है। इन टॉर्टॉइस के साथ आपको नहीं खड़ा किया गया है, तो पॉपुलेशन हमेशा सेम स्पीशीज की जाती है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी में देखिए यहाँ पे टॉर्टॉइस भी है, यहाँ पे चिड़िया भी है, तो कम्युनिटी में आपके सेवरल स्पीशीज आ जाते हैं। ठीक है, कम्युनिटी में सेवरल स्पीशीज आ जाते हैं। अब देखिए, जब हम अपने यहाँ कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी में हर धर्म के इंसान आ जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कम्युनिटी की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए। जब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम हमने बता दिया, इकोसिस्टम की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम जो स्पीशीज है उनकी बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे ही, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, साथ ही साथ उनके सराउंडिंग की भी बात करेंगे, उनके अजैविक घटक की भी बात करेंगे, वो इकोसिस्टम होता है। अब लैंडस्केप की जब बात की जाती है तो यहाँ पे पैच वर्क ऑफ इकोसिस्टम अक्रॉस अ लार्ज एरिया। क्लास एक चीज समझिएगा, मैंने पहले बहुत से स्टूडेंट्स को समझाया है जो टेस्ट सीरीज देखते हैं। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि मैंने एक मुट्ठी चीनी ली है और इस चीनी को एक छोटी सी चींटी खा रही है, तो क्या ये एक इकोसिस्टम है? तो आप बोलेंगे हाँ, ये एक इकोसिस्टम है। कैसे इकोसिस्टम है? यहाँ पे जो चीनी के दाने हैं वो आपके अजैविक घटक हो गए, ठीक है, और जो चींटी उसको खा रही है वो जैविक घटक हो गए, और जैविक और अजैविक घटक के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, तो ये एक छोटी सी मुट्ठी जो चीनी से भरी है, ये भी एक इकोसिस्टम हो गई। मैं आपसे कहूं क्या अर्थ पे एक इकोसिस्टम है, तो आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि यहाँ पे जैविक अजैविक घटक दोनों हैं। समझ में आ रहा है? तो इकोसिस्टम आपका छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। इस तरीके से इसको समझिएगा, छोटे से छोटा भी हो सकता है। कहीं नमक है, वहां पर आपके छोटे छोटे कीड़े हैं या कुछ भी है, तो वो भी एक इकोसिस्टम हो गया। एक चीनी गिरी हुई है, वहां पे चींटियां उसको खा रही, वो भी अपने में एक इकोसिस्टम है। इसी तरीके से पानी का अपना इकोसिस्टम है। जब भी हम वाटर की बात करते हैं, ओशन की बात करें, वहां पे मरीन इकोसिस्टम है। जो लैंड है वहां पे अपना इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ठीक है, तो इकोसिस्टम समझ में आ गया। लैंडस्केप जो होता है, अ पैच वर्क ऑफ इकोसिस्टम अक्रॉस अ लार्ज एरिया।
जब हम लार्ज इकोसिस्टम को एक जगह कंसिडर करते हैं तब हम लैंडस्केप की बात करते हैं। बायोस्फीयर, अभी मैंने आपको बताया जहां भी जीवन है, ऑल द लैंडस्केप इनहैबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर सबसे बड़ा इकोसिस्टम है आपका, ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि जहां पर भी जीवन है और जहां पर भी अबायोटिक फैक्टर है वहां पर वो सब आपके बायोस्फीयर का हिस्सा हो गए। चलिए, चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। 26वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है, कौन सा कृत्रिम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो कि हमारे आपके द्वारा बनाया जाता है। नेचुरल इकोसिस्टम तो आपका, जैसे अगर हम वन की बात करें तो वन आपका नेचुरल इकोसिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है वो आपका हो जाएगा फार्म, खेती हम और आप करते हैं। ठीक है, खेत लगाया जाता है, इंसान जो किसान है वो बीज को बोता है, तब वहां पर खेती होती है, तो आप और हमारे द्वारा खेती की जाती है, तो ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हुआ, लेकिन वो भी एक इकोसिस्टम हुआ। बस कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कोई इकोसिस्टम पूछ ले तो एकदम परेशान हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऐश्वर्या मैम ने बताया था जहां भी जैविक अजैविक घटक एक साथ आए, उनके बीच में इंट्रैक्शन हुआ, वहां पे एक इकोसिस्टम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हो सकता है। बी आपका सही उत्तर है। चलिए 27 देखते हैं, 2002 का है। ठीक है, यूपीएलडीए का प्रश्न है। पारितंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका ए टांसले ने किया था, अभी हमने बताया आपको, ये एकदम सही है। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटो जो खुद अपने खाने को बना रहे हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको पता होगा। ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और यहाँ पे मेनली आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ठीक है, पादप आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना खुद बनाते हैं। ये एकदम सही है। थर्ड देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं। कंज्यूमर कंज्यूम देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं, हम आप कंज्यूमर हैं। जो फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से जो आपके जो पादप हैं, जो पेड़ हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और हम कंज्यूमर जो उनको कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनके लिए फोटोसिंथेसिस। अब ऐसा तो नहीं है रात में खाना खाते ही बना बनाया, तो देखो ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, दे प्रोड्यूस देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, अगर ये लिखा रहता प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो वो अपना भोजन बनाते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तब ये सही होता। वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। देखिए, ये जो वियोजक की बात की गई है, यहाँ पे सेपरेटर नहीं, वियोजक की जब हम बात करते हैं, इंग्लिश में कुछ गलत थी, थोड़ा ट्रांसलेट कर देता है, तो वो अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में नहीं, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उल्टा लिख दिया है। तो यहाँ पे 3 और 4 आपका गलत होगा। क्या पूछा गया? करेक्ट पूछा गया है। तो आपका पहला सही है और दूसरा सही है, फर्स्ट एंड 2, तो ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, देखिए हमने टांसले की बात कर ली, जो टांसले की बात करेंगे तो इकोसिस्टम की बात करेंगे, अर्नेस्ट हैकेल की बात करेंगे तो इकोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, अगर पेपर में आपसे पूछता है कि इकोलॉजी टर्म जो है वो किसने कॉइन किया है, तो अर्नेस्ट हैकेल की बात आप बताएंगे। ठीक है, और कभी अगर पेपर में आपसे पूछ लिया कि इकोलॉजी टर्म को एलैबोरेट किसने किया था, तो वार्मिंग नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखिए, वार्मिंग याद रखेंगे तो आपको पेपर में याद रहेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए 28 प्रश्न देखते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सत्य क्या क्या है देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? प्राथमिक उपभोक्ता न्यूनतम रूप से उत्पादक पे। अब क्लास आप बताओ, प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं और बोला गया है जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो उत्पादक पे, प्रोड्यूसर पे, मतलब पादप पे, आपके पेड़ पौधे पे न्यूनतम रूप से डिपेंड, मतलब आश्रित ही नहीं होते, तो कितना गलत है ना? गलत है ना? जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो आपके जो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं किस पे? प्रोड्यूसर्स पे, प्लांट्स पे। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक की संख्या में अधिक होते हैं। प्राइमरी उपभोक्ता की बात की गई है, प्रोड्यूसर लिखा गया, जो कंज्यूमर हैं वो आपके प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। नहीं क्लास, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं नंबर में।
अगर आप कभी भी ग्रास लैंड में आप ये आप पिरामिड ड्रॉ करोगे, पिरामिड ऑफ नंबर, तो यहाँ पर आप देखोगे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो कि अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है, जो उत्पादक हैं, वो नंबर में ज्यादा होते हैं, किसके? कंज्यूमर के, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये सही है। अब सही है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर से ज्यादा होते हैं, ये सही है, सी सही है। अब द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जब भी आपका पिरामिड ऑफ नंबर बनता है, ठीक है, कुछ जगह पिरामिड ऑफ नंबर्स आपका रिवर्स हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे जब पिरामिड वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। नहीं तो ज्यादातर केसेस में जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो आपका ये जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, अपराइट होता है। एक्सेप्शन हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एक एक्सेप्शन है, वो अभी नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ये याद रखिएगा, जो आपके उत्पादक हैं वो नंबर में ज्यादा होते हैं। उसके बाद अगर नंबर में आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं, फिर आपके सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं, फिर टर्शरी उपभोक्ता होते हैं। तो ये नंबर घटता जाता है, ऊपर बढ़ते हैं। तो इसी वजह से कुछ इस तरीके का पिरामिड बनता है जो कि सीधा पिरामिड दिखता है। तो द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली होते हैं, नहीं, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर सही आपका क्या है? सी सही है। यहाँ पर देख लीजिए, जो प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, ये बिल्कुल सही है। और प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो पूरी तरीके से प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं, वो घास फूस खाते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, वो शाकाहारी होते हैं, सी। 29 देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। यहाँ पर बोला गया है जो विविध आपके कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम पे, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऐसा होता ही नहीं है क्लास। हम बार बार इंटरेक्शन की बात करते हैं, जो जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तभी उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो पहला तो आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा लिखा गया है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। हाँ, इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये तो एकदम सही है। तो यहाँ पर ए आपका गलत है, परंतु आर आपका सही है, तो डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए गलत है, आर सही है। 30 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा? अभी मैंने आपको बताया, खेती करना, धान की खेती, पैडी फील्ड, ये सब क्या है? ये सब आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है। 31 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ जो है, अर्थ पे कौन सा इकोसिस्टम आपका फैला हुआ है? तो डेजर्ट दिया है, ग्रासलैंड दिया है, माउंटेन दिया है, मैराइन इकोसिस्टम दिया। अब आप बताओ हमारा पृथ्वी किस रंग का दिखता है? हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? ये ब्लू रंग का दिखता है, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एरिया है पृथ्वी का वो ज्यादातर पानी से कवर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इकोसिस्टम की बात करेंगे तो लार्जेस्ट, खाली अगर यहाँ पे मेराइन इकोसिस्टम सबसे होगा, ठीक है, पानी की वजह से। अब बताओ, डेजर्ट दिया है, ग्रासलैंड दिया, माउंटेन दिया, तो उत्तर क्या होगा? मेराइन इकोसिस्टम, ठीक है। तो डी आपका सही है। आप सोच सकते हो कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? तो वो भी आपका मेराइन इकोसिस्टम है, ओशियन है यहाँ पर। ए आपका सही उत्तर है। 33 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात की गई है, तो जब भी हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे मतलब हम लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माउंटेन जमीन होगा, ठीक है, सही है। लो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सही है। सेमी एरिड कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेराइन इकोसिस्टम इसका पार्ट नहीं है, बी आपका सही उत्तर होगा। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 2021 का सबसे आसान प्रश्न है ये तो, ठीक है। इतना तो पता होगा ना, स्थल की बात हो रही तो जमीन की बात होगी, जमीन में सागर की बात कहां से हो जाएगी? तो बी आपका सही उत्तर होगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर किसी भी तरीके का डाउट हो रहा है ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन में कहीं पे भी आपको डाउट होता है, आपको लगता है मैम थोड़ा सा और इंग्लिश या हिंदी होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे बताइए। अगले क्लास में प्रयास किया जाएगा क्लास को और इजी बनाने का और इस तरीके से क्लास को कवर करने का कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से फंसे, ठीक है। तो धन्यवाद।
इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।